वेलकम बैक एवरीवन ऑन पी अकेडमी। एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही होगी जो हमने एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी है लाइक अबाउट फॉर नाबार्ड। सो आज हमारा एक नया लेक्चर है अबाउट हम पढ़ेंगे अबाउट एग्रोमेट्रोलॉजी। नाउ इसके अंदर एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर, वेदर प्रोसेसेस, क्लाउड क्लासिफिकेशन, इसके बारे में और वो एग्रीकल्चर से कैसे रिलेट करता है हम उस बारे में आज पढ़ते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को। इसके अंदर 10 क्वेश्चंस होंगे एंड आई होप ये आपको पसंद आ रहे होंगे। सो पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है वो ये है, कौन सा एक फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो बेस्ट कैरेक्टराइज करता है आपके होमोस्फेयर को। ठीक है, होमोस्फेयर क्या है? द लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। थोड़ा सा आपको ऑब्वियस आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा और करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, बिकॉज थोड़ा सा ये पहले से मार्क्ड है, बट फिर भी हम इसके बारे में और देखेंगे कि वाई द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट ऑल्सो। ठीक है, ये कहता है कि इट इज द जोन वेयर केमिकल कॉम्पोजिशन वेरी डिजास्ट्रिकली ड्यू टू हाई सोलर रेडिएशन। अब ये ऑप्शन आपका होता है इनकरेक्ट। ये क्यों होता है? जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो यहाँ पे वेरी डिजास्ट्रिकली नहीं करता है, होमोस्फेयर के अंदर नहीं करता है। क्यों? यहाँ पे रहता है बिल्कुल यूनिफॉर्म, क्योंकि होमोस्फेयर में हम खुद रहते हैं। जो डिजास्ट्रिक कॉम्पोजिशन आपको देखने के लिए मिलता है आपको सोलर फोटो डिसोसिएशन से या फिर आपके ग्रेविटेशनल सेपरेशन जो होता है वो सब होता है आपके हेट्रोस्फेयर में। वो आपका, जैसे कि आप जानते हैं, जीरो से हम स्टार्ट करते हैं तो 80 से लेकर 90 किलोमीटर तक ऊपर पे आपका होता है होमोस्फेयर। उसके बाद आपका होता है हेट्रोस्फेयर। तो ये प्रोसेस जो आपको बताया जा रहा है ये होता है आपका हेट्रोस्फेयर में। दैट इज व्हाई इट इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। फिर आप देखते हैं इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 से लेके 400 किलोमीटर ऑफ द अर्थ सरफेस। ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये 0 से लेके 80 से 90 तक एक्सटेंड करता है। दैट मीन्स ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। अब ये कहता है इट कंप्लीटली डिवॉइड्स द सॉइल, द सॉलिड एंड वाटर एंड लिक्विड पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एज एरोसोल्स। ये कहता है कि इस लेयर के अंदर आपको सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल जो होते हैं एरोसोल्स आपको देखने के लिए नहीं मिलते। अब ये भी कहते गलत है। लाइक होमोस्फेयर इज नॉट डिवॉइड ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे तो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड आपका होता है एरोसोल्स, जिसमें आपका डस्ट हुआ, स्मोक हुआ, पॉलेंस हुए, वॉल्केनिक एशेज हुई और आपका सी सॉल्ट हुआ, ये भी इसी के अंदर प्रेजेंट होता है सबसे ज्यादा। सो दैट इज वाई ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। फिर आप देखते हैं अगला जो ऑप्शन लिखा हुआ है, इट इज कैरेक्टराइज बाय द एब्सोल्यूट प्रेजेंस ऑफ परमानेंट एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब जो आपके पास परमानेंट एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे आप बोलते हैं एब्सेंस। अगर एब्सेंस है तो हम इंसान जिंदा कैसे हैं? होमोस्फेयर में तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों होते हैं। ये कह रहा है यहाँ पे यहाँ पे एब्सेंस है। दैट मीन्स ये भी गलत है। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? दैट इज इट इज अ लोअर एटमॉस्फेयर वेयर द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस रिमेन यूनिफॉर्म। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे एक आपके पास डायग्राम है जो बताता है आपका एटमॉस्फेयर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, होमोस्फेयर 90 तक होता है, लाइक 0 से स्टार्ट हुआ 90 तक हम जाएंगे। एंड थोड़ा सा मैं इसको बारे में आपको जल्दी से समझा देता हूँ। जो होमोस्फेयर है एक लोअर लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर है। इसको हम कैरेक्टराइज करते हैं बाय द रिमार्केबल यूनिफॉर्म एंड होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसकी बाउंड्री 80 से लेकर 90 किलोमीटर तक जाती है। जहां पे जाके ये रुकती है उसे हम कहते हैं होमोपॉज। ठीक है, नाउ इसके अंदर मिक्सिंग फोर्स होती है, लाइक टर्बुलेंट मिक्सिंग, और आपको देखने के लिए मिलता है जिसमें आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियॉन, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे जब आप अगर हेट्रोस्फेयर में जाते हैं तो हेट्रोस्फेयर में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल होता है जिसकी वजह से सब एक चीज से एक साथ रहती हैं, सब कुछ मिक्स करके प्रॉपरली रहती है। आप हेट्रोस्फेयर में जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे जो सारे के सारे गैस पार्टिकल्स हैं वो रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेट, अकॉर्डिंग टू देयर मास। ठीक है,
यहाँ पे आपको कांस्टेंट प्रोपोर्शन देखने के लिए मिलता है, लाइक मेन कंपोनेंट तो आपके नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, फिर आपको आर्गन देखने को मिलता है, फिर आपको नियॉन देखने के लिए मिलता है। मेंटेन करते हैं अपना आइडेंटिकल फ्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शंस रिगार्डलेसली कोई भी एल्टीट्यूड हो विद इन दिस जोन, इस जोन के अंदर वो एक साथ रहते हैं। फिर आपको दिखता है एक ट्रांजिशन जो आपकी अपर बाउंड्री होती है जिसे होमोपॉज कहते हैं। वो किस लिए, ताकि जो मिक्सिंग ऑफ आपका मॉलिक्यूलर आपका डिफ्यूजन है, लाइक टर्बुलेंट मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूलर आपका डिफ्यूजन, वो इस लेयर के अंदर होता है। अब यहाँ पे रोल आता है ग्रेविटी का भी, जो आपका इन द होमोस्फेयर है वहां पे काइनेटिक एनर्जी जो आपके एटमॉस्फेरिक मोशन से होती है उसे ओवरकम करता है ग्रेविटेशनल सेटलिंग, वो उसको ओवरकम करता है। इससे क्या होता है, जो आपका हेट्रोस्फेयर है, लाइक इन द एटमॉस्फेयर आपके हेट्रोस्फेयर में ग्रेविटी हमेशा ओवरकम करती है। वहीं पे आपके जो आपका ट्रोपोस्फेयर है या आपका जो होमोस्फेयर है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटी को जीतने की वजह से आपको दिखता नहीं है कि लेयर की कहीं पे ऑक्सीजन है, कहीं पे नाइट्रोजन है, या प्रॉपर्ली मिक्सिंग रहती है, ठीक है। आपको एरोसोल्स बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं जो मैंने आपको पहले बताया है। फिर आप देखते हैं आपको मेन चीज, सबसे बड़ी बात इस लेयर का क्या है, ये आपको सोलर प्रोटेक्शन देती है। लाइक द अपर सेक्शन जो होमोस्फेयर है जिसे आप स्पेसिफिकली स्ट्रेटोस्फेयर कहेंगे, उसके अंदर आपको ओजोन लेयर देखने के लिए मिलती है। ओजोन लेयर क्या करती है, वो फिल्टर करती है हार्मफुल सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके पास वही है कि ये चार ऑप्शंस वो हैं कि वो चार जो आपके पास करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शंस थे वो क्यों इनकरेक्ट थे, वो इसी बारे में, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक क्रॉप है जिसमें माइक्रो क्लाइमेट मॉडिफिकेशन की हमें जरूरत है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती हैं, लाइक एक प्राइमरी रोल और एक प्राइमरी कोर ऑब्जेक्टिव नहीं है आपकी एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी का, ठीक है। पहले हम एक बार ऑप्शंस को देखते हैं। डिलाइनेटिंग आपका एग्रो इकोलॉजिकल जोन फॉर फास्टर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये एक कोर ऑब्जेक्टिव है। ये क्यों है, क्योंकि ये एक फाउंडेशन ऑब्जेक्ट है, लाइक जो ट्रांसफर करता है आपके एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज को टू कंपैटिबल एनवायरमेंटल पॉकेट्स, जहां पे इनको जाना चाहिए, जहां पे इनको के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा आता है लाइक इट इज द करेक्ट ऑप्शन, लाइक इट इज अ प्राइमरी कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। दूसरा आता है मॉडिफाइंग माइक्रोक्लाइमेट टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ये क्या कहता है, एग्रीकल्चर माइक्रोक्लाइमेट जो आप बनाते हैं, जैसे रो कवर्स बनाते हैं, आप स्मच पॉट्स बनाते हैं, ये एक डायरेक्ट एक्टिव ऑपरेशनल गोल है जिससे आपको बूस्ट मिलता है आपके हार्वेस्ट यील्ड्स के अंदर। सो ये भी एक करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। फिर आता है क्वालिफाइंग वेदर फेवरेबल वेदर नॉर्मल्स फॉर इफेक्टिव फार्म ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, क्वालिफाइंग आपका फेवरेबल वेदर जो होता है, लाइक नॉर्मल्स जो आपके एसेंशियल होते हैं फार्मर्स के लिए, उससे वो क्या करते हैं, इससे वो प्लान करते हैं अपने सीजनल लेबर्स को, सीड परचेज को, फील्ड प्रिपरेशन टाइम को, तो ये जरूरी होता है। तो ये भी एक कोर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ये भी करेक्ट ऑप्शन हो गया। फिर आपका लास्ट ऑप्शन है डेवलपिंग क्रॉप या एनिमल वेदर रिलेशनशिप फॉर एस्टिमेटिंग प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या होता है, एक रिलेशनशिप होती है वेदर की, क्रॉप और एनिमल दोनों के साथ, कि उससे आप प्रिडिक्ट करते हैं रीजनल फूड सप्लाई शॉर्टेज और क्रॉप यील्ड कैसे होने वाली है। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे अभी, लाइक थोड़ा सा मैं और आपको उस डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सो विच वन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन है डिजाइनिंग मैक्रोस्पेस स्टेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क। इट इज ऑल अबाउट कि जो भी आप लाइक क्या कहते हैं आप, ये कहीं से भी एग्रोमेट्रोलॉजी के अंदर रिलेट नहीं करता, क्योंकि आप मैक्रो स्पेस स्टेशन में बनाए, कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाए, दैट डजंट बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ प्राइमरी कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ आपके एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, जहां पे आपको क्रॉप का माइक्रो क्लाइमेट मॉडिफिकेशंस को देखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है क्या क्या चीजें होती हैं
क्लाइमेट रिसोर्स स्टडीज होती हैं, डीलिंटिंग ऑफ आपके एग्रीकल्चर जोन्स होते हैं, मॉडिफाई करते हैं आप माइक्रो क्लाइमेट्स को, मैनेज करते हैं आप ड्रॉट्स को। यहीं पे इसको हमने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिखा है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे हो गई है। यस, यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर। एंड मैं थोड़ा सा आपको और बेटर एक ओवरव्यू देता हूँ इसके बारे में। सो एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी जो आपकी है वो एक अप्लाइड साइंस होती है जो स्टडी करता है इंटरैक्शन बिटवीन मेट्रोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं उसके एग्रीकल्चर के अंदर। इसमें बाउंड्री लेयर फोकस आपको देखने के लिए मिलता है। प्राइमरी एग्जामिन करता है माइक्रो क्लाइमेट को, आपके एटमॉस्फेरिक जोन को एक्सटेंड करता है फ्रॉम द रूट जोन ऑफ द सॉइल टू द लोएस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर जहां पे क्रॉप एक ग्रो करती है। हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से देखा जाता है। इसके अंदर आपको एग्रो इकोलॉजिकल जोनिंग भी देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, इसका प्राइमरी टास्क होता है मैपिंग करना। जैसे कि आपके पास एक पीस ऑफ लैंड या पीस ऑफ सॉइल है या पीस ऑफ जो भी आपका एरिया है, वहाँ का सॉइल टाइप देखेगी, वहाँ का रेनफॉल देखेगी, वहाँ का टेम्परेचर देखेगी, फिर आइडेंटिफाई करेगी कि कौन सी क्रॉप है जिसकी यील्ड वहाँ लगानी चाहिए और हमें मिलेगी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी या हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। फिर आप सोचते हैं कि माइक्रो क्लाइमेट क्या है। माइक्रो क्लाइमेट मैनिपुलेशन क्या होता है। जो एग्रोनॉमिस्ट होते हैं उनका काम क्या होता है, वो डिजाइन करते हैं फिजिकल मॉडिफिकेशन। जैसे कि फील्ड पे आपने बाहर साइड पे पेड़ लगाए तो वो विंड ब्रेक का काम करते हैं, आपने ग्रीन हाउस बना दिए, ठीक है, आपने मल्चिंग करी। तो ये किस लिए होता है, ये ऑप्टिमाइज करने के लिए क्रॉप की ग्रोइंग कंडीशन को। इसको कहते हैं हम माइक्रो क्लाइमेट मैनिपुलेशन। फिर आप देखते हैं वेदर नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप स्टैब्लिश करते हैं अपने लॉन्ग टर्म वेदर एवरेजेस को। लाइक इस साल में कितना हुआ, इस साल में कितना हुआ, साल दर साल जो जो आता हुआ आपके पास है उसके साथ एक नॉर्मल आप बनाते हैं। वो अलाउ करता है फार्मर को टू अलाइन अपना प्लांटिंग, अपना हार्वेस्टिंग, अपना टिलिंग शेड्यूल, लाइक किस सीजन में उससे क्या करना है उस हिसाब से वो बना पाता है। हिस्टोरिकल डेटा को देखा जाता है। फिर आप देखते हैं क्रॉप वेदर मॉडलिंग। क्रॉप वेदर मॉडलिंग क्या होता है, ये एक मैथमेटिक इक्वेशन है और आपका कंप्यूटर मॉडल की तरह है। लाइक जिसमें आपका सिमुलेशन होता है। सिमुलेट करना मतलब कि एक आर्टिफिशियल आप काइंड ऑफ एआई में आप कोई चीज बना रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए कि आपने स्टिमुलेट करा कि हाउ द वेरिएशन इन टेम्परेचर और सनलाइट इम्पैक्ट करेगा क्रॉप की ग्रोथ को और फाइनल हार्वेस्ट यील्ड को। ये सब काम आपका इन लैब्स होता है, ठीक है। फिर आप जो मैंने आपको लास्ट ऑप्शन यहाँ पे बताया था, लास्ट ऑप्शन जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक डेवलपिंग क्रॉप एनिमल वेदर रिलेशनशिप टू एस्टिमेट प्रोडक्टिविटी, इसके बारे में। इसमें क्या होता है, लाइक जो साइंस है वो एक्सपैंड करती है आपके लाइफ स्टॉक तक। लाइक हाउ द विंड, ह्यूमिडिटी और आपका हीट स्ट्रेस है वो ऑल्टर करता है आपके मिल्क के प्रोडक्शन को। लाइक उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है आपका मिल्क का प्रोडक्शन, आपकी ब्रीडिंग साइकिल, आपका एनिमल हेल्थ। जैसे कि मैंने डिफरेंट पोल्ट्री वगैरह में आपको एक लेक्चर्स में पढ़ाया है कि एक एडिक्वेट एनवायरनमेंट, एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है हैन को ताकि वो अपने एग्स को प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। तो उन चीज़ों को भी देखता है। अगर आप इतना ही देख रहे हैं एनिमल लिंक के साथ तो आप पेस्ट और डिसीज की फोरकास्टिंग भी करते हैं। लाइक जैसे कि एग्रीकल्चर पेस्ट और फंगस होती है, ये एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और आपका जो भी आपका कहते हैं टेम्परेचर विंडोज होती है उसके अंदर डेवलप होती है। तो वहां पे आप पहले ही करते हैं कि उससे पहले ही जब वो हो सकती है, लाइक उसका एक होने का चांस डेवलप होता है, उस टाइम पे आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप उसे रोक सकते हैं, ठीक है। अब ढेर सारी चीज, अब जैसे कि माइक्रो आपका इसके अंदर आपका माइक्रो एग्रोनॉमी के अंदर ये भी आता है फॉरेस्ट फायर की अर्ली वार्निंग्स। लाइक आप ट्रैक करते हैं कि कितनी ड्राइनेस है। जो ड्राइनेस आपके इंडाइसिस होते हैं आप उसे देखते हैं, ह्यूमिडिटी लेवल को देखते हैं, विंड पैटर्न को देखते हैं। एंड अगर जल्दी जल्दी अगर विंड की वजह से अगर पेड़ एक दूसरे में टकरा रहे हैं तो देयर इज अ चांस कि फ्रिक्शन जनरेट हो, ड्राइनेस ज्यादा है तो फॉरेस्ट फायर भी लग सकती है। ये सब चीजें भी आपके माइक्रो एग्रोनॉमी के अंदर में आ जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं आपकी एंड थोड़ा और डिटेल में आपको इसको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज विच ऑपरेशनल स्टेटमेंट अबाउट ट्रोपोस्फेयर थिकनेस इज एक्यूरेट बेस्ड ऑन कन्वेक्शन डायनेमिक्स। अब कन्वेक्शन डायनेमिक्स के हिसाब से ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस को कौन सा स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है इसमें।
यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज थिकेस्ट एट पोल ड्यू टू लो थर्मल रेडिएशन। अब जितना हम जानते हैं जो हमारी अर्थ होती है, जो ट्रोपोस्फेयर होता है ठंडी जगह पे वो हमेशा नीचे होता है। लाइक पोल्स के पास वो 8 किलोमीटर के उसकी बैंडविड्थ होती है, थिकनेस उसकी 8 की होती है। और इक्वेटर के पास लाइक सेंटर ऑफ द अर्थ जो हमने निकाला है इक्वेटर, वहां पे होती है 18। तो उसके हिसाब से ये हो गया गलत। फिर यहाँ पे लिखा है इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 13 किलोमीटर अक्रॉस ऑल लैटिट्यूड। ये कहता है कि हर तरफ यहाँ पे 13 13 13 है। लाइक वो गाना मत याद कर लेगा, लाइक 13 13 वाला फीमेल स्टेशन में का, बट तो ऐसा नहीं है। आई एम सॉरी विद द एग्जाम्पल, बट या जब यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 8 है, दैट मीन्स कि वो हर जगह पे एग्जैक्टली नहीं है। तो दैट मीन्स ये ऑप्शन भी आपका गलत है। ठीक है, फिर दिखाते हैं इट कंटेन्स एब्सोल्यूट जीरो डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर। ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि ट्रोपोस्फेयर ही जहाँ पे सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन ऑफ डस्ट और वाटर वेपर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्यों देखने के लिए मिलते हैं? क्योंकि बारिश, आपके क्लाउड फॉर्मेशन, वो हर एक चीज यहीं पर होती है। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फिर आप देखते हैं टेम्परेचर इंक्रीज यूनिफॉर्मली 1 डिग्री सेल्सियस विद एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका ग्राउंड लेवल है दैट इज 0, उससे जब आप 165 मीटर ऊपर गए तो आपको मिलेगा 1 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी आपको आपको जब आपको स्नो देखना होता है तो स्नो देखने आप कहाँ जाते हो? आप जाते हो टॉप ऑफ द हिल। लाइक हिमालयस पे स्नो क्यों है? क्योंकि वो ऊंचे हैं। ऊंचे हैं तो वहां पे स्नो है, दैट मीन्स टेम्परेचर वहां डाउन है। तो आपका ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि आपने कभी स्नो अपने सी बीचेस पे तो नहीं देखी है, ग्राउंड लेवल पे नहीं देखी है, वो हमेशा आपके टॉप पे होती है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ये जस्ट इसका उल्टा होता है, जब आप ऊपर चलते हैं तो 165 मीटर के बाद 1 डिग्री का ड्रॉप आता है। असली स्टेटमेंट ये है। ठीक है, सो कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हुआ? यहाँ पे हुआ इट इज थिकेस्ट एट द ग्राउंड। इट इज लाइक द थिकनेस इज ग्रेटर at equator because heat is transported to greater height by the strong convectional currents। तो इसी को हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि ये करेक्ट ऑप्शन क्यों है। ये एक ग्राफ है यहाँ पे जिसमें समझ सकते हैं पोल्स के पास 8 किलोमीटर, ग्लोबल एवरेज 13 होता है, इक्वेटर के पास 18 ऊपर होता है। क्यों होता है मैंने आपको भी एक्सप्लेन करा है। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। लाइक जो आपका ट्रोपोस्फियर है ये एक बॉटम लेयर डेजिग्नेशन है। कैसे? जो ट्रोपोस्फेयर होता है वो लोएस्ट मेजर अर्थ एटमॉस्फेयर है, जहां पे रफली आपको 75 से 80% ऑफ द टोटल एयर मास देखने के लिए मिलता है। अब ये कन्वेक्टिव इंजन की तरह काम कैसे करता है? जो नेचर होता है, लाइक द नेम जो है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये आपका ट्रोपोस से लिया गया। ट्रोपोस मीन्स टर्निंग या मिक्सिंग। ये रिफ्लेक्ट करता है आपके टर्बुलेंट और कन्वेक्टिव नेचर को। यहाँ पे आपको इक्वेटोरियल बायोन्सी देखने के लिए मिलती है। ये क्या होता है? यहाँ पे जो सोलर रेडिएशन है वो हीट करता है इक्वेटर को इंटेंसली, जिसकी वजह से लाइक इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा पड़ रही है, तो इक्वेटर के पास इतना ज्यादा हीट हुआ कि इसकी वजह से एयर ने एक्सपैंड होना शुरू करा। एयर एक्सपैंड होगी तो बायोन्सी डेवलप होगी, जिसकी वजह से वो हाई राइज करती है। इसलिए आपको इस जगह पे इक्वेटर पे आपको 18 का देखने के लिए मिलता है। इसकी कहते हैं हाइट। ठीक है, फिर कन्वेक्शन हाई करेंट्स भी होता है, जो पावरफुल आपका अपड्राफ्ट पुश होता है। लाइक जैसे ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोपॉज के पास जब पहुंचा है, ट्रोपोपॉज मतलब कि जहां पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा है, ठीक है, वो इक्वेटर के पास हायर है क्योंकि नीचे से पुश मिलता है। एंड ऊपर जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर है वो उसको ऊपर आने नहीं देता। पोलर पे आपको कंप्रेशन देखने के लिए मिलता है, जिसको हम अभी डिस्क्राइब हमको हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें एक ग्लोबल एवरेज निकाला जाता है जो 13 का आपके पास नॉमिनल हाइट हम मान के चलते हैं। अब वाटर वेपर की कंसेंट्रेशन लाइक बिकॉज जो भी आपका ये लेयर है, आपका मतलब ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर है सॉरी, ये एकदम क्लोजेस्ट है लाइक आपके ओशियंस के पास। तो इंटेंस वाटर इवेपोरेशन आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। लाइक 99% ऑफ द टोटल अर्थ का इवेपोरेशन या वेपर वाटर वेपर प्रोसेस जो है वो पूरा यहीं पे आके सेटल डाउन होता है।
ठीक है। और ये काइंड ऑफ वेदर इंजन की तरह भी काम करती है ट्रोपोस्फेयर। क्यों? क्योंकि वर्चुअली जितने भी सारे आपके क्लाउड्स हैं, प्रेसिपिटेशन है, फ्रंट्स हैं, हरिकेन्स हैं और डेली वेदर फिनोमिना है, वो सब के सब इसी के अंदर होते हैं, वो आपके ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होते हैं। ठीक है। और जैसे जैसे आप असेंड करेंगे, लाइक क्लीन ट्रोपोस्फेरिक एयर आपको देखने के लिए मिलेगी। टेम्परेचर ड्रॉप करता है, यहाँ पे एवरेज रेट जो होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर यहाँ पे होता है। ठीक है। जब आप असेंड करते हैं, जब ऊपर जाते हैं, जब असेंड करेंगे तो वो होता है आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। यहाँ पे जो आपके पास लिखा है, यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर लिखा हुआ है। ठीक है। तो मैं आपको दो अलग अलग चीज बता रहा हूँ। 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर और होता है ये एवरेज रेट जो होता है इसका होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस होता है ये पर किलोमीटर। ठीक है। वेल, I'm अगेन सॉरी विद माय हैंड राइटिंग। लेक्चर्स माइट भी अच्छे होते जा रहे होंगे बट हैंड राइटिंग इज लाइक नॉट गोइंग गुड। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है एरोसोल का सिंक भी। लाइक वास्ट मेजोरिटी ऑफ प्लैनेटरी डस्ट जो होती है, पॉल्यूटेंट होते हैं, सी सॉल्ट होता है, स्मोक होता है, वो सब इसी लेयर के अंदर ट्रैप हो जाता है। और जब बारिश होती है तो क्लिंस होके वो नीचे आता है। लोग कहते हैं ना कि पहली बारिश में भीगना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी ऊपर गया है वो उस टाइम पे नीचे आया है। सो दैट्स व्हाई पहली बारिश में नहीं भीगना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन of that will be regarding stratosphere. Why is stratosphere referred as the seat of photochemical reaction? Seat of photochemical reaction हम स्ट्रेटोस्फेयर को क्यों कहते हैं? अब पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं। इट कंटेन हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर प्रोड्यूसिंग परसिस्टेंट क्लाउड। अब ये इनकरेक्ट है। ये क्यों है? क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर इज एक्सेप्शनली ड्राई, हम उसे बहुत ड्राई मानते हैं, और लैक करता है सिग्निफिकेंट वाटर वेपर का। मीनिंग जो परसिस्टेंट क्लाउड है वो यहाँ पे इनक्रेडिबली रेयर है। दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। फिर हम देखते हैं इट इज डोमिनेटेड बाय हैवी कन्वेक्टिव मिक्सिंग, वार्म एट बॉटम एंड कोल्ड एट टॉप। ये जो कैरेक्टरिस्टिक हमने बिल्कुल अभी पढ़ी है, ये हमने पढ़ी है आपके ट्रोपोस्फेयर के लिए। ये आपके स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट ऑपोजिट, लाइक थर्मल इन्वर्जन हो जाता है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर है इज लाइक हाईली स्ट्रेटिफाइड। इसमें आपका मिनिमल आपका कन्वेक्टिव मिक्सिंग देखने के लिए मिलती है, बिकॉज यहाँ टेम्परेचर जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो वार्म होती है टॉप पे। लाइक क्योंकि जो सोलर रेडिएशन आ रही है वो गिर तो आपके स्ट्रेटोस्फेयर पे रही है, तो यहाँ ऊपर गर्म होता है और नीचे आते आते ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे हुआ आपका थर्मल इन्वर्जन। दैट इज वाई ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। फिर आप देखते हैं इट इज अ जोन वेयर मीटियोर्स रूटीनली बर्न अपॉन द एंट्री। अब जो मीटियोर है वो नॉर्मली बर्न करते हैं हायर अप इन मीजोस्फेयर। जो आपके पास एक होता है मीजोस्फेयर, ये उसमें बर्न करते हैं। मीजोस्फेयर नॉर्मली आपका 50 से लेके 85 समथिंग अराउंड होता है। और वो क्यों होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जो कि आपके स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर देखने के लिए नहीं मिलते। तो दैट्स व्हाई इट इज अ इनकरेक्ट ऑप्शन। फिर आप देखते हैं इट इज द लोएस्ट लेयर वेयर डे टू डे वेदर फिनोमेना लाइक साइक्लोन्स अकर। अब साइक्लोन्स कहाँ अकर करते हैं? जैसे अपने लास्ट क्वेश्चन में देखा, वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर करते हैं। जो डेली वेदर फिनोमेना होता है लाइक साइक्लोन्स और आपका थंडरस्टॉर्म, ये हैपन करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर जनरली बहुत ही क्लीन और काम होता है। ठीक है। So that is why it is also incorrect option. जो correct option होगा, it contains ozone layer which absorb ultraviolet radiation. अब थोड़ा सा हम और इसको इन डिटेल पढ़ते हैं। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आपका एक डायग्राम है, इससे आप थोड़ा समझ सकते हैं। ये आपका ट्रोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ये मेसोस्फेयर है। यहाँ पे आपका मीटियोर बर्न करते हैं। ट्रोपोस्फेयर में आपके डेली वेदर फिनोमिना होते हैं। ओजोन लेयर आपके पास स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है, जो वार्म ऑन द टॉप होती है, कोल्ड ऑन द बॉटम होती है। यूवी जो रेज है वो इसी में एब्जॉर्ब होती हैं, इसके बाद वो नीचे ग्राउंड पे पहुंचती हैं, जो भी बचती हैं। ठीक है। नाउ
ट्रोपोस्फेयर जो होता है नॉर्मली सिट करता है लाइक डायरेक्टली लाइक अबव आपका स्ट्रेटोस्फेयर आपका सिट करता है डायरेक्टली अबव ट्रोपोस्फेयर, एक्सटेंड करता है आपका ट्रोपोपॉज के ऊपर, रफली 50 किलोमीटर हाइट तक जाता है। ये रफली 50 किलोमीटर की इसकी हाइट होती है। यहाँ पे आपको फोटोकेमिकल डेफिनेशन जो आपको समझाता हूँ मैं थोड़ा सा। फोटोकेमिस्ट्री वो है जो स्टडी करती है केमिकल रिएक्शन ड्रिवन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, पर्टिकुलरली आपकी अल्ट्रावायलेट या यूवी रेज जो आपकी होती है उसको। अब यहाँ पे ओजोन कंसेंट्रेशन पीक करती है, वो कैसे? जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसे हम हाउस ऑफ ओजोनस्फेयर कहते हैं। वो है द एटमॉस्फेरिक जोन जो कंटेन करता है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन गैस। ठीक है, ओजोन गैस सबसे ज्यादा आपको यहाँ देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है एक आपका चैपमैन मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें ओजोन जो होती है कंटिन्यूसली जनरेट होती है और डिस्ट्रॉयड होती है विद अ साइकिल, जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। ये ड्रिवन होता है बाय द शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस की वजह से। ठीक है, ये चैपमैन मैकेनिज्म है। यहाँ पे आप देखते हैं यूवीसी डिसोसिएशन, लाइक अल्ट्रावायलेट का रेडिएशन यहाँ पे डिसोसिएशन होता है। यहाँ पे जो इंटेंस सोलर लाइट होती है वो स्प्लिट करती है स्टेबल डायटोमिक ऑक्सीजन को। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव सिंगल हाइड्रोजन एटम्स के अंदर कवर हो जाते हैं। जो O2 होता है वो O के अंदर कवर हो जाता है, लाइक कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल हो जाते हैं, लाइक ब्रेक हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाता है उसके अंदर। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है ओजोन सिंथेसिस, जो ये आपके फ्री ऑक्सीजन एटम है, लाइक जो टू आपके ब्रेक करके सिंगल हुए थे, ये क्विकली बॉन्ड करते हैं रिमेनिंग के साथ। तो इसकी वजह से मॉलिक्यूल का जो प्रेजेंस है वो बना रहता है, लाइक प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और वो फिर से आपका ओजोन लेयर बनाता है। लाइक जैसे कि आप ये मान के चलिए यहाँ पे पूरे में O2 है, ओजोन लेयर पड़ी, इस पे गिरी एंड O2 का O हुआ, स्प्लिट करा, बट उसी टाइम पे वो दूसरे में जाके क्रिएट हो जाता है। तो लाइक ये एक प्रोसेस है कि ये बार बार अपने आप चलता रहता है इस लेयर के अंदर। ओजोन की सिंथेसिस बार बार होती जा रही है। ठीक है, अब इसके अंदर अल्ट्रावायलेट जो बी होता है उसको एब्जॉर्प्शन होता है। वो क्या होता है? जो जनरेटेड आपके ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं डेंजरस सोलर रेडिएशन को, जो यूवी बी होती है। आपके पास दो होते हैं, एक होता है यूवी डैश सी जिसका काम है आपका ओजोन सिंथेसिस स्टार्ट करना है, जो O2 है उसको तोड़ना। फिर आपके पास होता है यूवी बी। अब ये जो होती है ये होती है आपकी नॉर्मली ये जनरेटेड आपके ओजोन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं डेंजरस सोलर आपके यूवीबी रेडिएशन को, जिससे कि वो ब्रेक डाउन करते हैं उसे, लाइक जो आपका O2 है O में फिर से ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ पे आपको थर्मल इन्वर्जन इंसेप्शन भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे जो एनर्जी है जो एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूस आपके ओजोन ब्रेकडाउन की वजह से, तो वो हीट की तरह रिलीज होती है, कॉजिंग स्ट्रेटोस्फेयर आपका जो गर्म रहता है ना, जब ट्रोपोस्फेयर आपका स्ट्रेटोस्फेयर गर्म है, उसका रीजन भी यही है। अब क्योंकि प्रॉपर हीट है यहाँ पे, तो यहाँ पे ड्राई एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखने के लिए मिलता है, लाइक ड्राई एटमॉस्फेरिक प्रोफाइल होती है। जो वाटर वेपर कंसंट्रेशन है यहाँ वर्चुअली जीरो हो जाते हैं, बिकॉज वाटर फ्रीज आउट हो जाता है और पास हो जाता है थ्रू द फ्रिजेस आपके ट्रोपोफॉस के अंदर, वो फ्रीज आउट हो जाता है जब ज्यादा यूवी रेडिएशन गिरता है। तो क्योंकि नीचे ठंडा है ऊपर गर्म है, तो यहाँ पे जाके वो एक काइंड ऑफ फ्रीज आउट होके निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नार्सियस क्लाउड एक्सेप्शन देखने के लिए मिलता है। मैं आपको स्पेलिंग आपको लिख देता हूँ, NACREOUS। नार्सियस क्लाउड का एक्सेप्शन यहाँ पे होता है। अब जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होते हैं जिनको हम PCS भी कहते हैं, और नार्सियस क्लाउड जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं अंडर दिस एक्सट्रीम विंटर कोल्ड, लाइक सर्व करते हैं ये काइंड ऑफ सरफेस फॉर ओजोन डिप्लीशन केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, और जो आपके लॉन्ग एरोसोल रेजिडेंस होते हैं, लाइक टाइम
वो भी आपको देखने के लिए मिलता है, बिकॉज जो वर्टिकल एयर है मूवमेंट वो बहुत लिमिटेड होती है। जो वोल्केनिक डस्ट होती है या ह्यूमन मेड एरोसोल्स होते हैं वो पियर्स करते हैं आपके स्ट्रेटोस्फेयर को और रिमेन कर सकते हैं, लाइक वो सस्पेंड हो सकते हैं, लाइक फॉर पास्ट ईयर्स दे कैन बी देयर, क्योंकि उन्हें कुछ हिलाने वाला नहीं होता वहां पे, ठीक है। उनको कोई छेड़ नहीं सकता वहां पे, तो इसलिए वो इतनी आसानी से नीचे नहीं आते, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको बताता है like how is the environmental lapse rate distinct from the adiabatic process। अब ये क्या चीजें हैं, एक बार हम इसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं। लाइक पहला ऑप्शन इज लाइक द करेक्ट वन, तो इसको हम बाद में देखेंगे। द environmental lapse rate is fixed at 20 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर अंडर ऑल कंडीशन। अब जो environmental lapse rate है उसे हम जानते हैं वो हाईली वेरिएबल होता है और चेंज करता है कॉन्स्टेंटली। इट इज नॉट फिक्स्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। जो एवरेज ग्लोबल बेसलाइन है वो होती है आपकी 6.5 डिग्री सेल्सियस की पर किलोमीटर, जो कि मैंने आपको ट्रोपोस्फीयर में बताया था। दैट्स वाई ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आप देखते हैं ऑप्शन सी, एन एडियाबैटिक प्रोसेस evolves a strict change of chemical composition within a rising air mass। अब जो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है उसे हम डिफाइन करते हैं बाय फिजिकल चेंजेस इन प्रेशर, इन वॉल्यूम एंड इन टेम्परेचर। इन तीनों के अंदर हम इसे करते हैं। दे डज नॉट इवॉल्व चेंजिंग द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ एयर या मास। केमिकल कॉम्पोजिशन को वो चेंज नहीं करता, वो प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर को करता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। नाउ द एनवायरमेंटल लैप्स रेट डिस्क्राइब वार्मिंग वाया कंप्रेशन ड्यूरिंग अ एयर मास डिसेंट। अब ये क्यों इनकरेक्ट है, लाइक जो आपका ELR है, लाइक एनवायरमेंटल लैप्स रेट जो आपका है वो डिस्क्राइब करता है स्टैटिक और एम्बिएंट टेम्परेचर प्रोफाइल्स को ऑफ डिफरेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, not the different but of the atmosphere at various height, not the dynamic warming of sinking air mass। so that is why it is also incorrect option। फिर आप देखते हैं ऑप्शन नंबर ई, adiabatic cooling like accompanies the physical compression of descending air of dry air packet। तो ये भी गलत है। लाइक एडियाबैटिक कूलिंग जो होता है हैपन करता है ड्यू टू फिजिकल एक्सपेंशन, कंप्रेशन नहीं, वो एक्सपेंशन से होता है ऑफ द राइजिंग एयर पैकेट, whereas compression is a sign of warning। so that is why it is also incorrect option, ठीक है। so correct option आपके पास क्या होगा, the environmental lapse rate evolves active heat exchange whereas adiabatic process occurs without heat exchange with the environment। ये एक करेक्ट ऑप्शन है। इसको हम थोड़ा सा और इन डिटेल पढ़ते हैं। लाइक एनवायरमेंटल लैप्स से जैसे वो ऊपर जा रहे हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर फॉल 6.5 per kilometer of height, the actual temperature condition evolving heat exchange। और एडियाबैटिक प्रोसेस को यहाँ पर हमने लिखा है राइजिंग एयर एक्सपैंड एंड कूल, जहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज नहीं है, सिंकिंग एयर कंप्रेस एंड वार्म, नो हीट एक्सचेंज यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा अब हम इसको पढ़ते हैं। द एनवायरमेंटल लैप्स रेट क्या होता है, ये मेजर करता है आपका द एक्चुअल चेंज इन टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड in the stationary column of air at a specific time and place। एक स्पेसिफिक टाइम और प्लेस के साथ ये आपको मेजर करता है कि लाइक जो आपका चेंज इन टेम्परेचर है विद द एल्टीट्यूड वो कैसे कैसे चेंज कर रहा है। एल्टीट्यूड या ऑल्टीट्यूड जो भी आप कहना चाहें, दैट कुड बी दैट थिंग। फिर आप देखते हैं स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। अब इसमें देखते हैं जो मैंने आपको अभी बताया वो फॉर द स्टैटिक था, लाइक स्टेशनरी कॉलम के लिए था। नाउ जो आपका एनवायरमेंटल लैप्स रेशियो कहते हैं आपका रेशियो होता है, लाइक रेट होता है, वो ट्रैक करता है टेम्परेचर प्रोफाइल को ऑफ द एम्बिएंट और रेस्टिंग एटमॉस्फेयर का। वहीं पे आपका जो एडियाबैटिक रेट होता है, जो रेट्स होते हैं वो मॉनिटर करते हैं मूविंग और डायनेमिक एयर पैकेट ऑफ द लाइक डायनेमिक पैकेट ऑफ द एयर से करते हैं, ठीक है। नाउ इसमें मेजरमेंट मेथड आता है। जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं
वो डिटरमाइन करते हैं जो लोकल आपका ELR है, एनवायरमेंटल लैब्स रेट, बाय लॉन्चिंग आपका वेदर बलून जिसमें इक्विप होता है रेडियो साउंड्स को वो लगाते हैं टू रिकॉर्ड द हाईएस्ट लाइक टू रिकॉर्ड द डेटा एज दे असेंड। जैसे जैसे ये वेदर बलून ऊपर जाता है वो मेजर करता हुआ जाता है कि कैसे कैसे टेम्परेचर के अंदर चेंज आ रहा है। ठीक है, फिर आप देखते हैं हायर लाइक हाईली वैल्यूएबल वेरिएबल वैल्यूज को भी आप देखते हैं जो आपका थ्योरेटिकल कॉन्स्टेंट्स के अगेंस्ट होता है। लाइक जैसे हम थ्योरी में चल रहे थे अभी, ये मैं जो आपको मैंने बात बताई कि टाइम टू टाइम 6.5 डिग्री सेल्सियस का आपका हाइट के साथ टेम्परेचर ड्रॉप होता है लाइक विद 1 किलोमीटर, लेकिन वो है थ्योरेटिकल चीज। नाउ हाईली वेरिएबल वैल्यू जो होती हैं वो आपकी थ्योरेटिकल कॉन्स्टेंट्स के ऊपर नहीं होती हैं। जो आपका ELR है वो फ्लक्चुएट करता है डेली। वो कैसे डेली फ्लक्चुएट करेगा? जो आपका सोलर हीटिंग है और आपका विंड पैटर्न है और सरफेस ट्रेट्स हैं उनके हिसाब से भी करता है। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप सपोज करिए आप कुल्लू मनाली गए हुए हैं, कभी जब वहां पे क्लाउड नहीं है और वहां पे हवा नहीं चल रही है तो जो हीट का इफेक्ट है, लाइक जो सन की जो डायरेक्ट सनरेज हैं जब वो आपके ऊपर पड़ेंगी तो वो आपको चुभ रही होंगी। लेकिन वहीं पे अगर हवा चल रही है और बादल हैं, बारिश है, सन का डायरेक्टली इफेक्ट नहीं है, तो आपको टेम्परेचर लगेगा कि नहीं, इट्स वेरी कोल्ड। सेम टाइम पे अंडर डिफरेंट फेवरेबल कंडीशंस वो चेंज होता है। तो इसलिए हम हाईली वैल्यूएबल वैल्यू से कहते हैं। इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड बेसलाइन बनाई थी, लाइक प्लानिटरी एवरेज हमने बनाया था 6.5 डिग्री सेल्सियस का पर किलोमीटर का। अब हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। जो एडियाबैटिक प्रोसेस है ये एक थर्मोडायनेमिक चेंज है, लाइक वेयर अ मूविंग गैस पैकेट वो अल्टर करता है इट्स टेम्परेचर विदाउट एक्सचेंजिंग एनी हीट विद द सराउंडिंग एयर्स। जो आइडियल थर्मल इंसुलेशन होता है लाइक इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन वो आपको देखने के लिए मिलता है, और कंप्रेशन जहां पे जो आपका एयर पार्सल है वो चेंज करता है टेम्परेचर को प्योरली थ्रू इंटरनल वर्क्स, और क्या कहते हैं इट कैन बी लाइक परफेक्टली इंसुलेटेड। ये इस टाइप से होता है। फिर आप देखते हैं एडियाबैटिक के अंदर आपका एक्सपेंशन कूलिंग भी होता है, लाइक असेंडिंग फ्रॉम ड्राई एयर एक्सपैंड, और जो कूल होती है वो फिक्स होती है थियोरेटिकल रेट पे। जो ड्राई आपका एडियाबैटिक लैप्स रेट होता है जो DALR से आपको सिग्निफाई करता है, जो को बताया जाता है, जो होता है आपका 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, एंड यही है इसके बारे में। एंड बाकी हमने इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेक्चर्स में बताया, तो आपको थोड़ा सा उसे भी रेफर करना पड़ेगा बिकॉज दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज एक फार्मर है वो प्लान कर रहे हैं केमिकल स्प्रेस का एंड इरिगेशन का फॉर फ्रॉम अ 24 आवर्स फोरकास्ट। व्हाट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इफ रेन इज प्रेडिक्टेड। अब इन्होंने फार्मर ने एक केमिकल स्प्रे और इरिगेशन का प्लान करा था 48 आवर्स फोरकास्ट से पहले। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा कि अगर वो रेन को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मतलब रेन इज प्रेडिक्टेड वहां पे, तो क्या होगा। नाउ अप्लाई केमिकल स्प्रे इमीडिएटली एंड स्टॉप ऑल इरिगेशन प्लान्स। तो ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं स्प्रे को राइट बिफोर द रेन, अगर बारिश होने वाली है, आपने अप्लाई करा कुछ भी, तो वो तो वॉश ऑफ हो जाएगा। वाइल कटिंग ऑल इरिगेशन माइट बी अ मिस्टेक अगर फोरकास्ट एक्चुअली कॉल करता है आपको फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखते हैं अप्लाई हैवी इरिगेशन टू मिक्स विद रेन वाटर एंड अप्लाई फर्टिलाइजर इमीडिएटली। ये भी एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। ये क्यों है? क्योंकि इरिगेशन राइट बिफोर रेन फ्लड इन द सॉइल ये लीड करता है वाटर लॉगिंग को, और न्यूट्रिएंट की लीचिंग भी होगा, लाइक न्यूट्रिएंट वॉश आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो अपने एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर हैं जिनको क्रॉप की रूट्स के पास पहुंचना है वो तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। फिर आप देखते हैं इग्नोर द फोरकास्ट सिंस शॉर्ट रेंज अपडेट्स ओनली अप्लाई ऑन एविएशन। ये भी इनकरेक्ट है।
जो शॉर्ट रेंज अपडेट होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं डेली फार्मिंग ऑपरेशन के लिए, ना ही सिर्फ एविएशन के लिए। एविएशन को ही सिर्फ खुला आसमान नहीं चाहिए होता, एक नॉर्मल फार्मर के डेली ऑपरेशंस के लिए भी ज़रूरी होता है। ये फार्मर को हेल्प करता है कि वो शेड्यूल कर पाए कब वो स्प्रे करेगा, कब वो हार्वेस्ट करेगा, कब वो प्लांटिंग, लाइक उसका प्लांटिंग विंडो कब आएगा, ये सब चीज़ें उसे वहीं से पता चलती हैं। नाउ इंक्रीज केमिकल कंसंट्रेशन टू इंश्योर दे सिंक ड्यूरिंग डाउनपोर, ये भी गलत ऑप्शन है। अगर आप इंक्रीज करेंगे केमिकल कंसंट्रेशन को, ये वायलेट करता है आपके सेफ्टी रेगुलेशंस को। जो रिस्क है आपका, लाइक जो स्क्रोचिंग द आपके क्रॉप लीफ है, विल रिजल्ट द एनवायरमेंटल आपके कंटेमिनेशन, जब आपका बारिश वहां से वॉश ऑफ हो जाएगी उसके बाद। तो थोड़ा सा और हम इसके बारे में देखते हैं कि शॉर्ट रेंज फोकास्ट का स्कोप क्या होता है। ठीक है, 24 आवर्स फोकास्ट, अगर इफ रेन फोकास्ट है, अवॉइड स्प्रे एंड इरिगेशन, जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं रन ऑफ और वाटर लॉगिंग को। अगर फ्रॉस्ट का फोकास्ट है तो आपको अप्लाई करना है इरिगेशन और प्रोटेक्ट करना है अपने क्रॉप को फ्रॉम द फ्रीजिंग डैमेज। 24 फोकास्ट में ये दो चीजें आती हैं, ठीक है आपके पास। नाउ शॉर्ट रेंज फोकास्ट क्या होता है? शॉर्ट रेंज फोकास्ट ये होता है जहाँ पे आपको वेदर फोकास्ट मिलती है, जो कवर करता है आपके ऑपरेशनल विंडोज, जो रेंज करता है आपका 12 आवर्स से लेके 24 आवर्स तक। आजकल आप अपने फोन पे देखते होंगे कि जब कोई बारिश आने वाली होती है तो आपके पास फोन में एक मैसेज आता होगा कि लाइक अगले 3 घंटे के अंदर या 4 घंटे के अंदर आपके पास हैवी रेनफॉल आने वाला है या तेज विंड आपके पास आने वाली है। ये भी एक शॉर्ट रेंज फोकास्ट का और बारीकी से आपको दिया गया एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ हाई आपका रिलायबिलिटी लेवल्स होती हैं, लाइक बिकॉज आप पूरे टाइम पे रियल टाइम रडार और रीजनल हाई रेजोल्यूशन मॉडल्स पे डिपेंड करते हैं, तो शॉर्ट रेंज फोकास्ट आपके लिए हाईली एक्यूरेट होती है। इसमें आपको एग्रोमेट्रोलॉजिकल इनपुट्स भी देखने के लिए मिलता है, लाइक एग्रीकल्चर डिसीजन होते हैं जो आपके हाई स्टॉक इनपुट होते हैं, जैसे लाइक वाटर हुआ, फर्टिलाइजर हुआ, हर्बिसाइड हुआ, फंगिसाइड हुआ, इंसेक्टिसाइड हुआ, ये आपको डालना है। केमिकल रन ऑफ प्रोटेक्शन, ये मैं आपको समझा चुका हूँ ये कैसे होता है। लाइक आपने केमिकल स्प्रे कर दिया, बारिश आया, बह गया, आपका लॉस हुआ। फर्टिलाइजर इन्वेस्टमेंट भी आपको बचा के रखना है, लाइक नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो होते हैं फर्टिलाइजर, वो बहुत ही हाईली सॉल्युबल होते हैं। अगर हैवी रेन आया तो जो प्लांट के रूट को मिलना चाहिए, जो एब्जॉर्ब होना चाहिए, वो वॉश ऑफ होकर चला जाएगा क्योंकि वो हाईली सॉल्युबल है, ठीक है। फिर आप सॉइल इरोजन भी आप बचाना चाहते हैं, और जैसे टिलिंग या फिर आपका हेविली स्प्रे करा अपने फील्ड को और इंटेंस डाउनपोर हो गया, तो टॉप सॉइल आपका बह के चला जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा सॉइल का स्ट्रक्चर। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज which 2007 WMO term describe the long, low, horizontal detached tube-shaped cloud mass that rolls slowly above the horizontal atlas like axis। ये क्या चीज है? ये एक क्लाउड का डिस्क्रिप्शन है। लाइक 2017 में WMO ने एक टर्म करा था कि एक लॉन्ग, लंबा, नीचे हॉरिजॉन्टल डिटैच एक ट्यूब शेप का क्लाउड मास्क है जो रोल करता है स्लोली अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस। उसका क्या नाम था? सबसे पहला आपके पास आता है एस्प्रिटास। अब ये एस्प्रिटास क्या था? एस्प्रिटास ये एक क्लाउड था जिसको कैरेक्टराइज करा जाता है ड्रामेटिक या क्योटिक वेव लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है। एस्प्रिटास आपके वेव लाइक स्ट्रक्चर की तरह होते हैं, ठीक है। और ये एक डिटैचेबल क्लाउड, ट्यूब क्लाउड की तरह नहीं है, so that's why it is a incorrect option। इसके लिए ना आपको थोड़ा सा लेक्चर्स को बहुत गौर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें अगर मैं आपको आज पढ़ाने बैठा हूँ तो मैंने भी इसको पढ़ा है, मैं इसलिए आपको पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत साइंटिफिक टर्म है, इसको आप किसी चीज़ से रिलेट नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानना और याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर आप देखते हैं फ्लुक्टस। ये क्या है? फ्लुक्टस जो होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड और ब्रेकिंग वेव के साथ टॉप एज ऑफ द क्लाउड लेयर पे होते हैं।
और इनको हम कहते हैं ये बनते हैं बिकॉज ऑफ केल्विन हेल्महोल्ट्ज की इंस्टेबिलिटी की वजह से रिजेंबल करते हैं आपकी ओशन वेव को। लाइक ऐसे गया, फिर थोड़ा सा शॉर्ट लिव है, थोड़ा सा ब्रेक आएगा, फिर एक ऐसे गया, फिर एक ऐसे गया, फिर एक ऐसा गया। फिर आप देखते हैं कैवम। कैवम आपका क्या था? कैवम आपका एक फॉल स्ट्रीक होल की तरह होता है। लाइक लार्ज होता है, सर्कुलर होता है, इलेप्टिकल इसके अंदर होल होता है। जब ये फॉर्म करता है इन लाइक थिन या सब फ्रीजिंग आपके क्लाउड शीट के अंदर ये बनता है। जब ये सुपर कूल्ड होता है तो वाटर ड्रॉपलेट फ्लीट्स इसकी फ्रीज होती हैं और ये बारिश की तरीके से गिर जाता है। ठीक है, फिर आप देखते हैं कॉडा। कॉडा आपका क्या होता है? ये लाइक एक एसेसरी टेल लाइक क्लाउड है। ये स्ट्रेच करता है हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द मेन रेन एरिया टू अ सुपर सेल स्टॉर्म टुवर्ड्स द वॉल क्लाउड। तो ये एक डिफरेंट टाइप की चीज है, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ ये क्लाउड है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? वॉल्टस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ जो इंटरनेशनल आपकी क्लाउड, जो आपका द इंटरनेशनल क्लाउड एटलस है, ये पब्लिश करी जाती है। लाइक ये जो डिस्क्रिप्शन है आपका, आपको ये ऐसा देखने में मिलेगा। रिजेम्बलेंस इमेज इसकी ऐसी ही होगी इस क्लाउड की। जो आपके पास एक इंटरनेशनल क्लाउड एटलस आती है, जब वो 2017 में वो पब्लिश करी गई थी उस टाइम पे, और ये पब्लिश करी जाती है बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO इसको करता है। ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ आपके क्लाउड आइडेंटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता है। 2017 में इसमें रिवीजन करा गया। लाइक डिफरेंट आपके न्यू वेराइटीज के आपके क्लाउड्स से उनको यहाँ पे हाई रेजोल्यूशनरी फोटोग्राफ के साथ लगाया गया। इसको थोड़ा सा आपको अपने आप भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप देख के समझ पाते हैं। लाइक अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक राउंड इलिप्टिकल है, लेकिन आप उसको देखेंगे तो आप उसे विजुअलाइज करके जो समझेंगे, दैट इज वेरी वेरी इजी फॉर यू। ओके, सो जो वॉल्टस है आपका, वॉल्टस वो ऑफिशियली एक क्लाउड स्पीसीज है, कैरेक्टराइज करी जाती है बाय लॉन्ग लो हॉरिजॉन्टल डिटैच ट्यूब लाइक रोल। इसके अंदर आपको सॉलिड इन फिजिक्स वेव देखने के लिए मिलती है। जो स्ट्रक्चर है इसका वॉल्टस का, जो क्लाउड है वो एक्ट करता है एज अ सॉलिटॉन। मैं इसको लिख देता हूँ, SOLITON, सॉलिटॉन। ठीक है, सॉलिटॉन की तरह होता है अ सिंगल सेल्फ रीइंफोर्सिंग वेव लाइक क्रेस्ट, जो ट्रैवल करता है विदाउट चेंजिंग इट्स शेप या फिर स्पीड। धीमे धीमे रोल होता हुआ ट्यूब की तरह ये रोल करता है, काइंड ऑफ। अगर मैं आपको विजुअलाइजेशन में बताऊं तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मान लिए, ये रोल कर रहा है। लाइक इस ट्यूब को आप ऐसे मानिए, और ये धीमे धीमे आगे की तरफ रोल कर रहा है। इस टाइप में ये होता है। इसे कहते हैं हम सॉलिटॉन फिजिक्स वेव। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इसका रोटेशन होता है, डिटैच फॉर्मेशन होता है, लाइक किसी शेल्फ क्लाउड के साथ ये अटैच नहीं होता। और इसका जो रोल क्लाउड मॉन्कर है, ये लाइक इसे आप रोल क्लाउड भी बोल सकते हैं, इसे इन शॉर्ट, वेरी वेरी शॉर्ट। और सी ब्रीज ग्रस्ट पे आपको देखने, मतलब जो नॉर्मली कोस्टल ब्रीज है वहां पे आपको इनको देखने के लिए मिलता है। लाइक दे कैन ऑल्सो फॉर्म अलॉन्ग द कोस्टल ब्रीज, सी ब्रीज फ्रंट विदाउट रिक्वायरिंग अ नियर बाय थंडरस्टॉर्म। बिना किसी थंडरस्टॉर्म के भी ये बनते हैं। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा आपको अपने आप भी पढ़ना पड़ेगा इसको, लाइक मैं पूरा ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये यहाँ पे है अबाउट वॉल्टस। लाइक वॉल्टस की क्या है, जो मैंने आपको भी पूरा एक्सप्लेन करा था, ये उसी के बारे में है। इसी कैरेक्टरिस्टिक लॉन्ग लो हॉरिजॉन्टल डिटैच ट्यूब लाइक क्लाउड मास, जो अपीयर करता है लाइक जो बहुत स्लोली रोल कर रहा है लाइक अलोंग इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सॉलिटॉन इसका नेचर है, वॉल्टस इज सॉलिटॉन। इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, नॉट अटैच टू एनी अदर क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड जेनेरा ये अप्लाई करता है प्रीडोमिनेंटली टू स्ट्रेटोक्लोमस, या फिर क्लाउड की एक तरीका है, और रेयरली एल्टोक्लोमस की तरह भी ये हो जाता है। ठीक है, उसकी तरह ही जाता है। फिर विजुअल अपीयरेंस,
ये क्रिएट करता है डिस्टिंक्टिव रोलिंग विजुअल इफेक्ट अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी वही है आपका 2017 पे, like which 2017 cloud feature has well defined wave like structure on its underside resembling a roughened sea surface viewed from below। अभी मैंने आपको जब पुराना एग्जाम्पल, सॉरी पुराने ऑप्शन हम देख रहे थे, मैंने आपको बताया था द करेक्ट ऑप्शन इज एस्प्रेटास। वाई अदर आर इनकरेक्ट, इनको भी हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्लूमिन को। फ्लूमिन जो होता है बहुत ही लो बैंड का होता है, ऑफ लाइक एंसिस्टिव इनफ्लो ऑफ क्लाउड आपको देखने के लिए मिलता है। ये फीड करता है वार्म और मॉइस्ट एयर के ऊपर, फिर ये बाद में जाता है इनटू द सुपर सेल स्टॉर्म। कॉमनली इसे आप बीवर्स टेल भी कहते हैं, फ्यूमिन को बीवर टेल कहा जाता है, इसलिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। ना होमोजेनेटिस, ये क्या है? ये ऑफिशियल क्लासिफिकेशन है उसका, जो ह्यूमन मेड क्लाउड्स होते हैं, स्पेसिफिकली जो आपके जैसे कि आपका एक प्लेन उड़ता हुआ जाता है, ठीक है, तो आपको देखा होगा जब हवा में आप देखते हैं तो प्लेन के पीछे ऐसे दो क्लाउड्स की जो बनते हैं, उससे आप होमोजेनेटिस कहते हैं। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे जो जेट एयरक्राफ्ट इंजन से बनता है उससे आप कहते हैं, जो उसके कॉन्ट्रेल्स कहेंगे। फिर आप देखते हैं क्रेटाजेनिटस। प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन कैन बी अप एंड डाउन। ये रेफर करता है स्पेसिफिकली टू अ लोकलाइज्ड क्लाउड जो जनरेट करते हैं बाय द स्प्रे और अपड्राफ्ट ऑफ एनी लार्ज वाटरफॉल। जब कोई वाटरफॉल होता है उस टाइम पे जो एक आपका क्लाउड बनता है ना, क्लाउड का फॉर्मेशन जब आपका बहुत तेज कहीं पे कहते हैं बारिश गिर रही होती है, तो ये उस टाइम पे उसका क्रिएशन होता है। ठीक है, फिर आप देखते हैं म्यूरस। अब आपका म्यूरस क्या होता है? म्यूरस इज लाइक एक ऑफिशियल टेक्निकल टर्म है फॉर अ वॉल क्लाउड जो लोकलाइज होता है लोअरिंग अंडर द सी वे थंडरस्टॉर्म, उस टाइम पे ये होता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक ये इमेज है एस्प्रेटास की है। ठीक है, थोड़ा सा और हम इसके बारे में जान लेते हैं। ओरिजिनली ये यूंडेलास एस्प्रेटस इसका एक नाम है, इसको हम नॉर्मली कहते हैं। ऑफिशियली इसका एक्सेप्टेड नेम एस्प्रेटास आ गया था सप्लीमेंट्री क्लाउड फीचर आपका 2017 के अंदर। क्योटिक वेव लाइक स्ट्रक्चर इसका पैटर्न देखने के लिए मिलता है, रफ सी सरफेस की तरह देखने के लिए मिलता है आपको। ऐसे अगर मैं इसको, अगर इस इमेज को मैं इन्वर्ट कर दूं तो आपको ऐसा लगेगा कि समुद्र पे जो पानी आपका बहता है ये उसकी तरह एक रिजेंबल करता है। ठीक है, जब उसमें वेव होती हैं। और नॉर्मली आपके इल्यूमिनेशन डायनामिक्स की अगर बात करें तो अनइवन थिकनेस आपको देखने के लिए मिलती है। शार्प वेव ऑफ आपके एस्पेटस क्लाउड जो होते हैं स्कैटर करते हैं लाइट को बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में, क्रिएट करते हैं एक डायनामिक डार्क विजुअल इफेक्ट, जैसे कि आप इस इमेज में भी आप देख सकते हैं। फिर आपको विंड शेयर मॉडलिंग भी देखनी होती है, लाइक इट रिक्वायर ऑपोजिट विंड और स्पीड का डायरेक्शन आपका होना चाहिए डिफरेंट हाइट पे, तब जाके ये इस तरीके का बन पाए। जब लाइक विंड का पूरा एक, जब एक विंड इसको थोड़ा सा दबाती है तब उस टाइम पे क्लाउड को, जैसे आप समझ सकते हैं लाइक आपका सपोज करिए आपकी बेडशीट है, वो करेंटली एकदम फ्लैट है, अगर आप उस पर थोड़ा सा इधर उधर आप मूवमेंट करते हैं तो एक सिलवटे टाइप जो बनती हैं उस तरीके से, लाइक जो सिलवटे आपके मूवमेंट से बनी, वहीं पे यहाँ पे हवा के साथ इस क्लाउड पे ये आपका वेव लाइक स्ट्रक्चर बना। ठीक है, इस तरीके से होता है। और नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा और है एस्पेटास की प्रेजेंटेशन। लोकलाइज वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेरियस वेरिंग इल्यूमिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है क्लाउड के थिकनेस के साथ। कॉमन एसोसिएशन, इट अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली विद द स्ट्रैटोक्रोमस और एल्टोक्रोमस क्लाउड टाइप, जिसके साथ वो डिस्टिंक्ट फीचर समटाइम डिसेंट इनटू शार्प पॉइंट्स एज इफ व्यूइंग अ रफेंड सी फ्रॉम बिलो। ठीक है, इन थोड़े से क्वेश्चंस को आपको ना नोट्स के साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पायलट सी अ persistent abruptly lowering of cloud from a columnar base from which sprouts या tuber sometimes form. What is this features called? अब मैंने थोड़ा सा आपको इसको आपको बताया भी था
लाइक हम जो पुराना भी हम ऑप्शन देखते हुए आ रहे हैं, तो पहले हम देखते हैं क्लॉडा को। लाइक कॉडा आपका क्या होता है, इट इज अ लो हॉरिजॉन्टल टेल शेप क्लाउड होता है जो फीड करता है इनटू द वॉल क्लाउड, और इट इज नॉट द वॉल क्लाउड इटसेल्फ। ठीक है, ये फीड करता है वॉल क्लाउड को, लेकिन ये वॉल क्लाउड खुद नहीं होता है। सो इट इज अ इनकरेक्ट ऑप्शन। फिर आप देखते हैं फ्लुक्टस। फ्लुक्टस आपका क्या होता है, फ्लुक्टस रेफर करता है स्मॉल या शॉर्ट, बहुत शॉर्ट लिव वेव लाइक फॉर्मेशन, लाइक टॉप ऑफ द क्लाउड ये बनता है, इसको हम कहते हैं कैल्विन हेल्महोल्ट्ज आपकी इंस्टेबिलिटी रेयर देन स्टॉर्म लोअरिंग। स्टॉर्म लोअरिंग के साथ ये नहीं होता, ठीक है, तो ये भी एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। फिर आप देखते हैं कैवम। कैवम आपका क्या होता है, आपको मैंने बताया था इट्स अ क्लियर होल इनसाइड द शीट ऑफ सर्कुलम्स और ऑक्टोकॉलमस क्लाउड्स के अंदर ये होता है। ये कॉज होता है बाय द सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट, और जो सडनली फ्रीज करते हैं और नीचे शेड होकर गिर जाते हैं बारिश के फॉर्म में। ठीक है, फिर आप देखते हैं सिल्वेंजेंटिस। लाइक सिल्वेंटिस आप इसे कह सकते हैं, ये रेफर करता है क्लाउड को और द लोकलाइज वेपर लेयर को, जिसमें फॉर्मेशन होता है डायरेक्टली ओवर द फॉरेस्ट ड्यू टू रैपिड इवेपोरेशन फ्रॉम द ट्रीज के कैनोपी की वजह से। ये आपको वहां देखने के लिए मिलता है, दैट इज व्हाई इज आल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। अब म्यूनिस को हम थोड़ा सा और इन डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी एक ऑफिशियल डेजिग्नेशन हम देखते हैं। लाइक सी, ये आपके लिए इमेज है म्यूनिस की, एक वॉल क्लाउड की तरह है। ठीक है, म्यूनिस इज लाइक इज अ फॉर्मल टेक्निकल क्लासिफिकेशन जो आपका WMO में है, जिसको कहते हैं अ वॉल क्लाउड। इसका सप्लीमेंट्री स्टेटस अगर बताओ, मोनोस इज क्लासिफाइड एज अ सप्लीमेंट्री क्लाउड फीचर, स्पेसिफिकली अटैच होता है टू द बेस ऑफ अ मैसिव कोलोमिनस जूनस जीन्स के साथ ये होता है। I'm really sorry with my pronunciation। ठीक है, कोलम्बियस बेस के साथ ये अटैच्ड होता है। ठीक है, इसका फिजिकल अपीयरेंस आप देख सकते हैं, ये शो करता है एक लोकलाइज परसिस्टिंग अड्रप्टरी लोअरिंग और डार्क ग्रे क्लाउड की तरह ये आपको दिख रहा है। ठीक है, बीनीथ द मेन अपड्राफ्ट जोन ऑफ द स्टॉर्म। लाइक ये यहाँ का सरफेस जो नीचे का है, ये आपका है जो ऊपर वाला है, ये मेन स्टॉर्म है, ये उसके नीचे का सबका काइंड ऑफ एक अपड्राफ्ट जोन के नीचे की लेयर है। ठीक है, नाउ इसके अंदर अपड्राफ्ट डायनामिक्स भी देखने के लिए मिलता है। दे फॉर्म अ रेन फ्री बेस रीजन ऑफ द स्टॉर्म। यहाँ पे मार्किंग होती है जोन की वेयर द वार्म मॉइस्ट सरफेस इज लाइक सक्ड अप टू द मेन अपड्राफ्ट के अंदर ये होती है। इसके अंदर आपको कूल एयर इनफ्लो कंडेंसेशन देखने के लिए मिलता है, लाइक एज अ स्टॉर्म डाउन ड्राफ्ट। डाउन ड्राफ्ट मतलब कि ड्रॉप करता है रेन को। इट कूल्स द नियर बाय एयर, जो कि कूल ह्यूमिड एयर जो होती है ड्रॉन हो जाती है इनटू द मेन अपड्राफ्ट, और जो कंडेंसिंग लेवल है वो एट अ वेरी लोअर हाइट जो रेस्ट ऑफ द क्लाउड बेस के साथ वो होती है। ठीक है, और इसके अंदर साइक्लोनिक आपको रोटेशन इंडिकेशंस भी देखने को मिलते हैं, लाइक अ डेंजरस जो मोनस क्लाउड होता है उसको आप रोटेट करते हुए, लाइक इट विल रोटेट विजिबली अराउंड द वर्टिकल एक्सिस, और रोटेटिंग अपड्राफ्ट जिसको आप मीजो साइक्लोन कहते हैं ऑफ द सुपर सेल, वो आपको देखने के लिए मिलता है, लाइक सिग्नल द सुपर सेल, या फिर आपको सीवियर स्टॉर्म आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। फिर जो वहां पे एक कहते हैं आपका एक टर्म था, द टर्म वाज स्पाउट्स और टूबा। तो स्पाउट्स और टूबा क्या होता है, जो उसका ओरिजिन है, ये एक स्ट्रॉन्ग वर्टिकल स्ट्रेचिंग है इनसाइड द रोटेटिंग म्यूनस क्लाउड के अंदर, जहां पे प्राइमरली उसकी बर्थ स्पेस ऑफ द टूबा या फिर फनल क्लाउड जो आपका होता है उसकी एक बर्थ स्पेस की तरह हम इसे मानते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और यहीं पे हमने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप इसको भी थोड़ा सा देख सकते हैं एंड नोट्स को भी रेफर आपको करना होगा। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा बेसिकली आपका थोड़ा सा, हाँ ये हमने पूरा एक्सप्लेन भी कर रखा है, लाइक हाउ डस कॉडा क्लाउड physically differ from Flumen cloud in severe
कन्वेक्टिव स्टॉर्म, दो के बीच को आप कैसे डिफर करते हैं फिजिकली, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। पहले हम देखते हैं पहला ऑप्शन, अ कॉर्डा is a high altitude ice crystal formation while flumen is a ground level fog layer। ये ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि neither of the cloud is a high altitude ice formation। हाई एल्टीट्यूड क्लाउड फॉर्मेशन में कौन सा आपका आता है? साइरस आता है, CIRRUS, और अ ग्राउंड लेवल फॉग लेयर। ये दोनों जो क्लाउड है, ये दोनों हैं लो ऑल्टीट्यूड क्लाउड स्ट्रक्चर बिल्ट बाय सीवियर थंडरस्टॉर्म विंड। तो इसलिए ये एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। नाउ ऑप्शन नंबर सी, अकॉर्डा is explicitly generated by industrial power station while fumin is entirely natural। तो इन दोनों का जो फॉर्मेशन है, जो मैंने आपको अभी बताया, ये जो फॉर्मेशन है ये नेचुरल है। ये जो फीचर है ये क्रिएट होते हैं बाय द सीवियर विंड सिस्टम। तो ये कहीं से भी आपके इंडस्ट्रियल पावर स्टेशन से नहीं होते हैं। इंडस्ट्रियल पावर स्टेशन से जो आपका क्लाउड का फॉर्मेशन होता है उससे हम होमोजेनेटिस बोलते हैं, जो हमने एरोप्लेन के पीछे जो आपका जेट इंजन की वजह से निकलता है उसको भी हमने उसी नाम से डिफाइन करा था। जो ह्यूमन मेड होते हैं उससे हम होमोजेनेटिस बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज इनकरेक्ट ऑप्शन। फिर आप देखते हैं अकॉर्डा इज अ सर्कुलर होल इन द क्लाउड शीट वाइल फ्यूमिन इज अ रोल क्लाउड। अब आपको पता है जो सर्कुलर होल था उससे हम कैवम कहते हैं। लाइक सर्कुलर होल जो क्लाउड शीट के अंदर बनता है उसका ऑप्शन है कैवम। और जो रोल क्लाउड होता है उसको हमने अभी लास्ट हमने एमसीक्यू में देखा है, वो वॉलेटिस होता है। सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। फिर हम देखते हैं देयर इज नो डिस्टिंक्शन, बोथ डिस्क्राइब आइडेंटिकल स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कोलोमस क्लाउड। ये भी एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। ये क्यों है? क्योंकि जो दोनों क्लाउड है दैट आर फिजिकली और डायनामिकली डिफरेंट है। जो आपका कॉर्डा है वो अटैच होता है टू द वॉल क्लाउड और ड्रॉ करता है कूल रेनी एयर को, वाइल जो आपका फ्यूमिन है वो एक इंडिपेंडेंट बैंड होता है। लाइक उसके पास एक चैनल होता है वार्म इनफ्लो एयर का। सो दैट इज वाई दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत अलग है। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? अक्लॉडा इज अ हॉरिजॉन्टल टेल लाइक क्लाउड, एक्सटेंड करता है टुवर्ड्स म्यूनस, whereas फ्यूमिन is a low cloud band moving parallel to the low level winds into the storm। That is the correct option। एक हम इसके नेक्स्ट पेज आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने इनके आपके लिए इमेजेस बनाए हैं। द टॉप वन इज द क्लॉडा, नीचे वाला इज द फ्लूमिन, ठीक है। नाउ अगर हम सीवियर वेदर फोरकास्ट के हिसाब से देखें तो आपका बोथ क्लॉडा और आपका फ्यूमिन एक लो लेवल क्लाउड फीचर की तरह है, फॉर्म करते हैं अराउंड हाईली ऑर्गेनाइज सुपर सेल थंडरस्टॉर्म। क्लॉडा की डेफिनेशन को आप जानते ही हैं, एक ऑफिशियल टर्म है टेल लाइक क्लाउड के लिए। लाइक यहाँ पे एक टेल दिख रहा है आपको, टेल लाइक क्लाउड स्ट्रक्चर है ये, हॉरिजॉन्टल टेल लाइक क्लाउड स्ट्रक्चर, और ये रीच करता है लोअर लेवल्स पे। वहीं पे जो आपका क्लॉडा है ये फिजिकली अटैच होता है लाइक डायरेक्टली टू म्यूनस वॉल और एक्सटेंड करता है आउटवर्डली द स्टॉर्म्स मेन प्रेसिपिटेशन एरिया की साइड पे। जो मेन प्रेसिपिटेशन एरिया है उस साइड पे करता है। एयर प्रोसेसिंग रूट्स आपको पता है, इसके अंदर कूल ह्यूमिड एयर होती है, रेन जोन होता है क्योंकि वापस आपके जो आपका मेन स्टॉर्म है उसके अंदर अपड्राफ्ट हो जाता है विद द वॉल क्लाउड। और क्लॉडा मेनली आपका नॉन रोटेटिंग भी होता है। वहीं पे आप देखते हैं फ्लूमिन को। अब फ्लूमिन क्या है? इसके ऑफिशियल डेजिग्नेशन है इनफ्लो बैंड्स की, विच आर लो बैंड ऑफ एसेसरी क्लाउड, और ये पैरेलल रन करते हैं विद द लो लेवल ऑफ विंड्स के साथ। लो लेवल विंड के साथ इसको आप फ्लो करते हुए देखेंगे। अब इसको क्या कहते हैं? इसको हम एक डिटैच कैरेक्टरिस्टिक भी देखते हैं। अनलाइक क्लॉडा, जो आपका फ्लूमिन क्लाउड मास होता है वो फिजिकली किसी से अटैच नहीं होता, कोई वॉल क्लाउड के साथ नहीं होता। ये एक्सटेंड करता है आउटवर्ड अलोंग द स्टॉर्म की जो इनफ्लो बाउंड्रीज हैं उसके साथ। इसके अंदर आपको
बीवर्स टेल एनालॉजी भी देखने के लिए मिलती है। इसमें क्या होता है, अ ब्रॉड फ्लैट फ्लूमेंट क्लाउड, जिसको हम कॉमनली वेदर स्पॉटर भी कहते हैं या फिर बीवर्स टेल भी कहते हैं। लाइक इसको यहाँ पे बीवर्स टेल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा आपको ना नोट्स को भी गौर से देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करी। क्लॉडा की डिटेल्स है, फ्लूमेंट की डिटेल्स है, बीवर टेल कैसी आपकी होती है और स्ट्रक्चरल डिफरेंस आपका कैसा होता है, ठीक है। इन चीजों को ना आपको थोड़ा सा मतलब ये एक बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है, एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज है आपके नबार्ड के लिए। आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेक्चर्स में हमने इसको बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चंस ये पूरे हो जाते हैं एंड आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से आके नोट्स को पढ़िए। हमारे पास आपको नोट्स कहते हैं हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। वहां पे ये सारे नोट्स आपके रीडेबल फॉर्मेट में होते हैं, डाउनलोडेबल फॉर्मेट में नहीं होते हैं, ठीक है। एंड आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। एंड अगर आपको थोड़ी सी भी डिफिकल्टी होती है तो आपको एक बार नोट्स रेफर करने पड़ेंगे। समथिंग विजुअलाइजेशन से अच्छी आती है। और इसमें एक और चीज मैंने ऐड करी है, इसको ना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक बेसिकली बहुत काइंड ऑफ बेसिक आपका टाइप ऑफ क्लाउड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें शेप्स हैं, लाइक पूरा इन डिटेल नहीं है, बट हाँ ये इतना है कि आपको एक ओवरव्यू देगा, ठीक है। तो यहीं पे आज हमारा लेक्चर हम खत्म करते हैं एंड आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। सो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आरपी अकेडमी एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।